अभी अभी हमने देखा कि अब हम जब स्टेज पर आ रहे थे तब अखिलेश यादव वहां पर बैठे हुए थे और तुरंत उन्होंने आपके सामने दरख्वास्त रख दी कि यूपी के लिए आप ये एक चीज़ बना दीजिएगा। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आपके पास आते हैं, मैंने सुना, जो खास करके अपोजिशन स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि आपके पास जाएंगे तो आप उनकी बात नहीं टालेंगे। देखिए, लोकतंत्र में हम विचारधारा के आधार पर अलग अलग पार्टियां हैं, पर ये देश सबका है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी से ऊपर उठकर सबका है। मैं रोड का मंत्री हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि बीजेपी के संसद के क्षेत्र में रोड बनाऊं और कांग्रेस का लगने के बाद काम बंद करूं? आखिर जनता जो है भारत की, वो वहां भी रहती है और यहाँ भी रहती है। तो मेरा कर्तव्य यही है कि मैं सबके लिए काम करूं। जब मैं मंत्री बनता हूं तो मैं शपथ में क्या बोलता हूं, मैं सबके साथ न्याय करूंगा, तो मैं उसी का पालन कर रहा हूं। तो मैंने कभी इसमें विकास कामों में पॉलिटिक्स नहीं किया। जो सही है वो सबका किया, जो गलत है वो अपने लोगों को भी कहा कि ये करना उचित नहीं है। आपने पॉलिटिक्स की बात छेड़ी है तो मुझे उस पर आना है एक्चुअली, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। खास करके जो रोड एक्सीडेंट्स की बात है, आपका एक मिशन था कि 2024 तक आप जो रोड एक्सीडेंट्स हैं या रोड एक्सीडेंट पे होने वाली मौतें हैं उसको आधे से कम कर देंगे। अब उसकी मियाद जो है 6 साल के लिए बढ़ा दी है। कहीं ना कहीं उसमें आपको लगता है कि डिफिकल्टीज हो रही है, हो नहीं पा रहा है, या लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है? क्या क्या कारण है कि वहां पर थोड़ी कमी नजर आ रही है? देखिए, एक बात तो सही है कि मेरा डिपार्टमेंट सब बातों में यशस्वी हुआ है, पर इस बात में सफलता नहीं मिली है। और उल्टा इस बार 10% बढ़ा है, डेथ 10% बढ़े और एक्सीडेंट 12% बढ़ा है। और इसका कारण रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो रोड इंजीनियरिंग में जो ब्लैक स्पॉट्स है वो तो हम सुधार रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अभी 6 एयरबैग्स भी आ गई, काफ़ी उसमें भी सुधार हो गया। पर जो ह्यूमन बिहेवियर है कि रेड लाइट लगा तो रुकना चाहिए, मोबाइल पर कान पे लगाकर स्कूटर या कार नहीं चलानी चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम नहीं बदल पा रहे, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। विचित्र अवस्था में हम जा रहे हैं और जिसके कारण ये समस्या आई है। पर मुझे लगता है कि मीडिया के सहयोग से, जनता के सहयोग से हम लोगों का माइंड सेटअप बदलेंगे, कानून के प्रति सम्मान पैदा करेंगे। और अभी तक तो ये हम इसमें कामयाब नहीं हुए, पर निश्चित रूप से भविष्य में होंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। स्टेट्स के पास फंड्स की काफ़ी कमी होती है और जिसके वजह से कई बार ये बोला जाता है कि देखिए हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप आके बनवा दीजिए। कई सारे प्रोजेक्ट्स तो मैंने देखा है कि आप पब्लिक रैली में अनाउंस कर देते हैं कि ठीक है आप नहीं बना सकते, मैं बना देता हूँ करके, मेरे पास दे दीजिए। तो पैसा स्टेट के पास जाना जरूरी है? आपको लगता है कि आप ही सब कुछ कर लेंगे उसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, हमारे देश में स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, गांव को जोड़ने वाले रोड है। और इसलिए स्टेट का काम स्टेट को करना है। पर जो हाईवे है जिनका पीसीयूज 20,000 से ज़्यादा हुआ है, तो उसका स्टेचर बढ़ाने के लिए उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करने का काम हम करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाते हैं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं। अभी दिल्ली से चेन्नई हम हाईवे बना रहे हैं जिससे 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, सब जगह जाएंगे। तो ये कुछ जो बड़े हाईवेज हैं, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ बनाना है, दिल्ली से कटरा बनाना है, दिल्ली से श्रीनगर बनाना है, श्रीनगर से जयपुर बनाना है, तो बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन, यहाँ बड़े हाईवे बनाना ये राष्ट्रीय सरकार का काम है। तो हम वही करते हैं। अभी देश में देखो, आप मुझे बताएं, जैसे 72 लाख किलोमीटर रोड लेंथ है, नेशनल हाईवे कितने हैं? 1,48,000। तो कहाँ 72 लाख और कहाँ 1,48,000? तो जहाँ ट्रैफिक जाम होता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ ट्रैफिक पीसीयूज में ज़्यादा होता है, वहाँ हम लोग उसको जोड़ने का काम करते हैं। सर, आप दिल्ली आए 2010 में, आप उससे पहले महाराष्ट्र में थे, और जब आपको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तब ये माना गया कि बीजेपी में एक जनरेशन शिफ्ट हुआ है। आज इसके बाद का आपका पूरा करियर दिल्ली में आपने देखा है,
क्या आपको लगता है कि तब जनरेशन शिफ्ट हुआ था या अब जो हम देख रहे हैं? आज आप छत्तीसगढ़ गए थे, वहां पर एक नए चीफ मिनिस्टर हमको दिखाई दिए, कई लोगों को उनका नाम भी नहीं पता था। क्या असलियत में ये जनरेशन शिफ्ट आपको नजर आ रहा है, या ये एक जनरेशन शिफ्ट माना जाए, या आप जिस तरीके से एक समय में कांग्रेस में डिसाइड होता था कि आप चीफ मिनिस्टर बना दो, कई लोगों का नाम नहीं पता था, उस तर्ज पर बीजेपी जा रही है? देखिए, हर क्षेत्र में लोग बदलते रहते हैं। मैं जब कॉलेज में था, जो टीवी एंकर थे वो आज नहीं है, बदले हैं ना। वैसे पार्टी में भी नए नए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं जब अध्यक्ष बना तब मैंने ये जगत प्रसाद नड्डा जी को लाया शिमला से जी। और उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया। तब मैंने उस समय के नई जनरेशन के लोगों को पार्टी में जिम्मेदारी दी। ये होना चाहिए, और इसी जनरेशन बदलते बदलते एक लीडरशिप बदलते रहती है, उसी का भाग है। लेकिन ये जनरेशन शिफ्ट पिछली जनरेशन को दरकिनार करके होनी चाहिए या उनको साथ में लेकर होनी चाहिए? नहीं, उनको साथ में लेकर ही होता है, बातचीत से होता है, चर्चा से होता है। लेकिन आपको लगता है कि 2024 में उसी उम्मीद पर बीजेपी आगे चली जाएगी कि नया जनरेशन आया हो? क्योंकि जब आप भी आए थे तब भी बीजेपी चुनाव हारी थी, और उसमें उसके बाद लगा था कि एक नया जनरेशन बीजेपी में आना चाहिए। इसके लिए आपको खास लाया गया था, दिल्ली लाया गया था और आपको प्रेसिडेंट बनाया। देखो, कोई भी चुनाव जो मतदार होता है वो अपने भविष्य के ऊपर निर्णय करके करता है। आज देश के इतिहास में 47 के बाद आज तक कांग्रेस को 60 साल सत्ता में रहने का मौका मिला। ग्राम पंचायत से लेकर राज्य सरकार से लेकर दिल्ली तक राज कांग्रेस की सत्ता रही। पर हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 4 साल का अवधि मिला बीजेपी को, और अब मोदी जी के नेतृत्व में हम 10 साल पूरे कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी देश का विकास, वो अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी के नेतृत्व में 14 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को करके दिखाया। और ये जो होप पैदा की कि हिंदुस्तान की तकदीर को, हिंदुस्तान के भविष्य को बदलने की ताकत अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और इसी विश्वास के कारण लोगों का जनसमर्थन हमको मिल रहा है और लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं, यही उसी का कारण है। सर, आखिर में आप दिल्ली में आए हुए हैं और इतने साल से दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। हमने एक बार मनोहर पर्रिकर को पूछा था कि आपको बटर चिकन अच्छा लगता है या फिश करी, तो उन्होंने कहा था कि गोवा की फिश करी मुझे अभी भी पसंद है। क्या आपको दिल्ली का खाना रास आ रहा है कि नहीं? अभी मैंने ढूंढ लिया है दिल्ली में अच्छा खाना कहाँ मिलता है। अभी कोई उसकी अड़चन नहीं है। अब दिल्ली में देखो, मैं इतने साल जब आना था तब की स्थिति अलग थी। मुंबई मुझे बहुत प्यारी थी, मुंबई भी अच्छी है, दिल्ली भी अच्छी है, और आजकल दिल्ली में मैं खुश हूँ और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं।